हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का, चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू जेई मेन एंड द न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें अगर आप दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिला रहे हो, तो अगर आप वो अच्छे से नहीं मिलते हैं और आप आसानी से पहचान जाओ देयर आर सेपरेट बाउंड्रीज इन द कंपोनेंट्स, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, ऑयल इन वाटर। अगर आप कुछ जैसे कि ऑयल इन वाटर, क्या मिलते हैं? क्या नहीं मिलते हैं। आप ऑयल की बाउंड्रीज़ को अलग पहचान सकते हो, वाटर की बाउंड्रीज़ को अलग पहचान सकते हो, इज इट और नॉट? तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि आप NaCl इन वाटर, व्हाट NaCl इन वाटर, ठीक है। C2H5 द इथेनॉल इन वाटर। ओके, तो ये जब आप NaCl को पानी मिलाते हो, C2H5OH को पानी मिलाते हो, तो ये आसानी से मिल जाते हैं। एक एक होमोजीनियस मतलब हर पॉइंट पर आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। आप ये नहीं पहचान पाओगे कि यहाँ पर NaCl है, NaCl का पार्टिकल है, यहाँ पर वाटर का पार्टिकल है, यहाँ पर NaCl का पार्टिकल अलग से दिखाई दे रहा है, वाटर का पार्टिकल अलग से दिखाई दे रहा है। आप उसको जज नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आप बाउंड्री नहीं देख पाओगे। थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर आपको यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर मिलेगी। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम नया नाम देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली हमारे सिलेबस में जो है बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था 11th में, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। अब जनरली एक कंपोनेंट क्या होता है इन स्मॉलर क्वांटिटी, और एक कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास इन हायर क्वांटिटी। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो हायर क्वांटिटी में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब आगे जा रहे हैं हम, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर जो है उनके टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? गैस गैस गैस। और जो सॉलिड रहेंगे गैस लिक्विड सॉलिड। तो गैस इन गैस, इसका एग्जांपल बहुत सारा है। मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक एयर लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल। एयर में जो होता है ना हमारे पास बेटा, एयर में जो रहता है 21% के आसपास रहती है O2 एंड 79% के आसपास रहती है क्या? N2। तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। और ये क्या हो गया? सॉलिड। और एयर पूरा क्या हो गया? सॉल्यूशन। इज इट और नॉट? लिक्विड इन गैस, क्या? लिक्विड इन गैस। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। देखो, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जो हमारे पास विलन होते हैं वो क्या करते हैं, एक वाइट रुमाल पर कुछ लिक्विड डालते हैं और किसी को वहाँ पर सुखा देते हैं, मुंह पर लगा देते हैं, तो बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है कि वो ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। तो वो क्या होता है, लिक्विड से वेपराइज हो जाता है, तुरंत इवेपरेट हो जाता है और हवा में मिल जाता है। ठीक है, पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ एज अ एनेस्थेटिक भी किया जाता था, लेकिन वो हवा के साथ मिलकर क्या बना लेता है? एक पॉइजनस गैस बना लेता है, फॉस्जीन। इसलिए अब एज एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड इन गैस एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ये भी बोल सकते हैं। सॉलिड विद गैस, कैम्फर इन एयर या फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। जब हम पूजा करते हैं तो कैम्फर को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है? सबलाइम होता है, और सबलाइम एयर में जाके क्या हो जाता है? ठंडा। लेकिन क्या आपको उसके पार्टिकल दिखते हैं? नहीं दिखते, क्योंकि वो क्या हो गए? एयर में मिक्स हो गए। ओके, सब्लिमेट हो गए, और सब्लिमेट वापस ठंडे होकर क्या बना रहे हैं? सॉलिड बना रहे हैं। इज इट और नॉट? तो सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन द एयर। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हमको समझ में आए। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन।
लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट कौन रहेगा, लिक्विड रहेगा, जैसे कि सॉल्यूट, गैस, गैस इन लिक्विड, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये गैस इन लिक्विड उसका एग्जांपल है। या फिर एक्वाटिक लाइफ्स, हमारे पास एक्वाटिक लाइफ इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि ऑक्सीजन हैज़ अ एबिलिटी टू डिजोल्व इन वाटर, इज इट और नॉट, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, इस कारण ही एक्वाटिक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। लिक्विड, लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जब अभी बताया मैंने, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल है, NaCl इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल हैं, सुक्रोज इन वाटर। नाउ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कौन रहेगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। गैस, गैस इन सॉलिड, तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हम एज अ कैटालिस्ट कौन यूज में लेते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो वहाँ पर हाइड्रोजन किसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है, मेटल सरफेस के ऊपर, तो गैस इनटू सॉलिड इज वन ऑफ द एग्जांपल। लिक्विड सॉलिड, हमारे पास कभी कभी क्या होता है, कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो ना, तो वो एक सेमी सॉलिड टाइप का मटेरियल यूज में लेता है, वो होता है अमलगम, अमलगम होता है वो। तो वो अमलगम क्या होता है, जैसे कि किसी का भी अमलगम हो सकता है, वो जिंक अमलगम। तो मरकुरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड, तो मरकुरी जो होता है किसी मेटल के साथ जब उसको मिलाया जाता है तो उस फॉर्म को, सेमी सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अमलगम। अगर वो सोडियम के साथ मिलाया जा रहा है तो हम सोडियम अमलगम बोल देंगे, जिंक के साथ मिलाया जा रहा है तो जिंक अमलगम बोल देंगे। सॉलिड इनटू सॉलिड बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, ये अलॉयज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है, अब बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉरी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है कंसंट्रेशन टर्म। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में 11th क्लास के लेक्चर्स में पढ़ी है, मैं आपको वीडियो का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ हमने एग्जांपल्स भी देखे, फिर भी यहाँ मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट का आप निकालना चाहो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो ग्राम ग्राम या किलोग्राम किलोग्राम। वॉल्यूम, इसको आप M/M भी बोल सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, ml ml, लीटर लीटर, मीटर क्यूब, इसको V/V परसेंटेज भी बोलते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये होना चाहिए ग्राम में, ये होना चाहिए ml में, इनटू 1000, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M/V परसेंटेज, ठीक है, या W/V परसेंटेज। यहाँ पर इसको बाई स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, बाई स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नई टर्म आ रही है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कुछ भी नहीं है, जैसे आप परसेंट बोलते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, इन पर 100, इन पर 100। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, इन पर मिलियन, इन पर मिलियन मीन्स 10⁶, पर 100 मतलब इनटू 100। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, जैसे कि A अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इन B अमाउंट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का ppm बताओ, सॉल्यूट का ppm बताओ, उसका ppm होगा A/B पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, नाउ इन पर मिलियन इनटू 10⁶, इज इट और नॉट। अबे पार्ट्स, जैसे कि मैंने बोला A अमाउंट, इसका मतलब क्या है, A kg, तो यहाँ पर B अमाउंट, ये क्या होगा, B kg। A ग्राम, तो यहाँ पर क्या होगा, B ग्राम। A ml, तो यहाँ पर क्या होगा, B ml।
समझ में आई क्या बात? ठीक है, ए मोल तो यहाँ पर क्या होगा, बी मोल। ये बात समझ में आई? ठीक है, यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप परसेंट में किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 में, यहाँ हम पर मिलियन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मिलियन से। इज इट और नॉट? ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर भी मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोलरिटी भी हमने पढ़ ली थी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में पुट करते हो, इन ml में पुट करते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में पुट करते हो आप, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1000। मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया, क्योंकि इस ml को आपने किस में कन्वर्ट किया, लीटर में कन्वर्ट किया। मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट इज आल्सो इन व्हाट, इन किलोग्राम। अगर आप ग्राम में पुट करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। सही बात है कि नहीं है? तो ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कवर कर ली है। इज इट और नॉट? ठीक है, ये हमने 11th में भी कवर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हम आते हैं मेन पॉइंट पर, सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बहुत सुंदर एग्जांपल, जैसे कि क्या बोल देंगे अपन, NaCl इन वाटर। ओके, दिस इज अ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये देखते हैं। तो पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि पोलार डिजोल्व इन पोलार, जैसे कि NaCl in H2O, NaCl कैन बी डिजोल्व इन H2O, क्योंकि ये क्या है, आयनिक, और H2O क्या है, पोलार सॉल्वेंट। जैसे कि सुक्रोज या ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज इन H2O, ग्लूकोज इन H2O। तो ग्लूकोज H2O में क्यों डिजोल्व है, क्योंकि ये पोलार बॉन्ड रखता है। आप जानते हो C6H12O6, तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और 5 OH ग्रुप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोलार है। और उससे भी अच्छा यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट और नॉट? तो लाइक डिजोल्व लाइक। वहीं अगर आप NaCl को किस में डिजोल्व करोगे, बेंजीन वाटर में, बेंजीन में डिजोल्व करोगे, लिक्विड बेंजीन में, तो ये डिजोल्व नहीं होंगे। तो डिजोल्व नहीं होंगे क्योंकि बिकॉज बेंजीन इज व्हाट, नॉन पोलार। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर आप एंथ्रासिन या नेप्थलीन, नेफ्थलीन को किस में डिजोल्व करो, बेंजीन में डिजोल्व करो, तो ये डिजोल्व हो जाएगा। एंथ्रासिन भी बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलार, और ये भी क्या है, नॉन पोलार। ये बात समझ में आई पूरी तरह से? कोई दिक्कत है इस चीज में? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। 11th क्लास में चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ये पढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, सूटेबल सॉल्वेंट है, आप इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इसको आप क्या बोल देंगे, डिसोल्यूशन। और पीछे वाली रिएक्शन को अनडिसोल्यूशन। इज इट और नॉट? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट इज मोर सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट। अगर पीछे वाली डायरेक्शन में जा रही है तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट इज नॉट सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट। समझ में आ रही? तो मतलब मोर सॉल्युबिलिटी के लिए हमें रिएक्शन कहाँ लेकर जानी है,
आगे की तरफ लेके जानी है, इज इट और नॉट, आगे की तरफ लेकर जानी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आगे की तरफ रिएक्शन जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाना इज एक्सोथर्मिक, इज इट और नॉट, तो हम जानते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहाँ मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी वहाँ पर, डिक्रीज होगी, इज इट और नॉट। फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आया? वापस से रिपीट करें इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरली जो प्रोसेस होते हैं सॉल्युबिलिटी के, वो होते हैं ये वाले एंडोथर्मिक वाले, कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके बेटा, लास्ट फैक्टर हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखो हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 11th क्लास में ही पढ़ा है कि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल, इज इट और नॉट। सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर, किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इज इट और नॉट। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन चैप्टर टिल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, आज हम इसको यहीं एंड करते हैं, जो कि थोड़ी खांसी चल रही है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द कैंपाई। थैंक यू।